हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी हेल्पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर नंबर 14 हिस्ट्री नेशनल मूवमेंट गांधीयन एरा। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 13 जो आपकी बुक में है नेशनल मूवमेंट, उसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो अभी आपके मोबाइल के स्क्रीन पे लिंक आ रहा होगा, आई बटन ऊपर देखिए, आई बटन आ रहा होगा, उसको प्रेस करके वहाँ से आप देख सकते हैं। मैं अपने चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से भी जा के देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, जिस बुक्स में आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो बुक है न्यू लॉन्गमैन विस्टास। उसकी इमेज आपके मोबाइल की स्क्रीन पे आ रही होगी। न्यू लॉन्गमैन विस्टास से ये चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इसके जितने भी चैप्टर्स हैं, टोटल चैप्टर्स के वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं और उन सभी वीडियोस का प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर के सबको देख सकते हैं। तो फिर आइए बिना देर किए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके चैप्टर का नेम है नेशनल मूवमेंट गांधीयन एरा, तो आपको इस चैप्टर में जो नेशनल मूवमेंट हमारा हुआ, जो कंट्री को फ्री करने के लिए, इंडिपेंडेंट करने के लिए जितने भी लीडर्स ने, जिन भी लोगों ने मूवमेंट चलाया, उन मूवमेंट्स को स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पढ़ने में आसानी हो, इजी हो, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक 1857 से लेकर 1915 तक जो भी मूवमेंट हुए, जो भी एफर्ट हुए कंट्री को आज़ाद कराने के लिए, इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। उसके बाद से गांधी जी जब 1915 में इंडिया आए, उसके बाद उन्होंने अपने एफर्ट करने शुरू किए, अपने प्रयास करने शुरू किए। तो 1915 से लेकर के 1947 तक एक ये टाइम हो गया। और 1857 जब फर्स्ट आपका इंडियन फ्रीडम हुआ था, प्रथम जो है कि स्वतंत्रता संघर्ष हुआ था, ठीक है, जिसे हम रिवोल्ट ऑफ 1857 के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट इंडियन रिवोल्ट किसके लिए हुआ था? फ्री होने के लिए। वो 1857 में हुआ था। तो 1857 के बाद से ही आज़ादी के लिए, फ्रीडम के लिए, कंट्री को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से फ्री करने के लिए एफ़र्ट होने लगे थे। अपने अपने लेवल से सभी लोग एफ़र्ट कर रहे थे। तो 1857 से लेकर के 1915 तक एक टाइम हो गया। और 1915 में जब गांधी जी इंडिया वापस आए तो 1915 से लेकर के और 1947 तक एक टाइम हो गया। तो इससे पहले जो चैप्टर नंबर 13 था आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसमें आपने 1857 से लेकर के और 1915 तक की चीज़ें पढ़ रखी थी। तो इस हिसाब से चैप्टर नंबर 14 में आपको 1915 के बाद और 1947 यानी इंडिपेंडेंस मिलने तक जो भी मूवमेंट हुए गांधी जी द्वारा, गांधी जी के हेल्प द्वारा, उसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। तो आइए बढ़ते हैं आपके बुक के पहले हेडिंग की तरफ, जिसमें लिखा है गांधीयन एरा, गांधी जी इन साउथ अफ्रीका। तो गांधी जी का जो बर्थ था वो आपको 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। उनका फुल नेम जो था मोहनदास करमचंद गांधी था। सेकेंडरी एजुकेशन के बाद हायर एजुकेशन के लिए, लॉ पढ़ने के लिए वो इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में उन्होंने लॉ की पढ़ाई की। लॉ पढ़ने के बाद 1893 में वो इंडिया वापस आए। वापस आने के बाद से उन्हें साउथ अफ्रीका में एक लॉ फर्म, इंडियन लॉ फर्म थी, यानी कोई इंडियन वहाँ पे रहता था, उसकी एक लॉ फर्म यानी कि लॉ वाली कंपनी थी, उसको उन्होंने 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट उनको मिल गया कि आप आइए और हमारे लॉ कंपनी की तरफ से लॉयर बन के, वकील बन के प्रैक्टिस करिए। तो 1893 के बाद गांधी जी कहाँ चले गए? साउथ अफ्रीका चले गए। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका गए तो जो कंडीशन इंडिया की थी वही कंडीशन आपकी साउथ अफ्रीका की भी थी, यानी इंडिया भी ब्रिटिश वालों के अंडर में था और साउथ अफ्रीका भी ब्रिटिश पावर के अंडर में था, यानी दोनों के दोनों क्या थे? स्लेव थे। दोनों कंट्रियां क्या थीं? गुलाम थीं। तो जो एक्सप्लॉयटेशन और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वो वहाँ कर रहे थे, इंडिया में कर रहे थे, वही चीज़ वो साउथ अफ्रीका में भी कर रहे थे। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हुआ कि स्किन के कलर के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे,
ठीक है, बाकी चीज़ों के बेसिस पे भेदभाव करना। यानी कि इंडियन लोग या साउथ अफ्रीकन लोग थोड़े सांवले या काले हुआ करते थे, और अंग्रेज़ जो थे, ब्रिटेन वाले जो थे, वो गोरे हुआ करते थे। तो ब्रिटेन वालों को अपने कल्चर पे, अपने गोरी चमड़ी पे, अपने गोरे रंग पे बहुत ही घमंड हुआ करता था, और वो इंडियन लोगों को और साउथ अफ्रीकन लोगों को काले कहते थे, भद्दे लोग कहा करते थे, और उनको अनसिविलाइज्ड कहते थे। ब्रिटेन वाले ये मानते थे, यूरोप वाले ये मानते थे कि हम सबसे ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी, सबसे एडवांस कल्चर, ट्रेडिशन, कस्टम हमारे पास है, और इंडिया और साउथ अफ्रीका के लोग कुछ नहीं जानते हैं। इनके पास न कल्चर है, इनके पास न सभ्यता है, ना इनके पास साइंटिफिक इन्वेंशन है, ना इनके पास लिटरेचर है, ना इनके पास कुछ है। तो चाहे साउथ अफ्रीका हो या इंडिया हो, दोनों जगह जो वहाँ के लोग थे, जो मूल निवासी थे, इंडिया में इंडियन थे और साउथ अफ्रीका में अफ्रीकन थे, उनको बराबर ह्यूमिलिएट करते रहते थे, मतलब उन पे निंदा करते रहते थे, उनको अलग करके रखते थे, यानी उनको रेस्पेक्ट कभी नहीं देते थे। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका गए तो उन्हें वहाँ भी ये सब जो भेदभाव था, जो इनडिफरेंस था, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, जो अत्याचार था, एक्सप्लॉयटेशन था, इस सब उनको भी सामना करना पड़ा। एक छोटी सी घटना है जो आपकी बुक में नहीं दी गई, मैं उसको जिक्र यहाँ पे करना चाहूँगा। गांधी जी एक बार ट्रेन से सफ़र कर रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, तो उनके डब्बे में, कंपार्टमेंट में कुछ अंग्रेज आए, और वहाँ रूल ये था कि अगर कोई वाइट गाय, ठीक है, गोरी चमड़ी वाला अगर कोई आता है वहाँ पे, तो काले जो लोग हैं, यानी कि जो साउथ अफ्रीका के जो नेटिव लोग हैं, वो उसके लिए जगह खाली कर देते थे और अपने खड़े हो जाते थे। तो जब अंग्रेज़ वहाँ पे, दो अंग्रेज़ वहाँ पे चढ़े कंपार्टमेंट में, तो उन्होंने गांधी जी को कहा कि आप सीट अपनी छोड़ दीजिए और हम लोग को बैठने दीजिए। गांधी जी ने कहा कि मैं सीट क्यों छोड़ूं, मैंने बाकायदा टिकट लिया है, ये ट्रेन सबके लिए है, ट्रेन जो है कि ये कंट्री की संपत्ति है, कंट्री की प्रॉपर्टी है, आप कौन होते हैं हमको उठाने वाले और यहाँ से ये कहने वाले। तो गुस्से में आकर के अंग्रेज़ों ने इनका सामान ट्रेन से बाहर फेंक दिया और नेक्स्ट स्टेशन पे उनको ट्रेन से उतार दिया। तो इस इंसिडेंट का गांधी जी के मन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, और उन्होंने ठान लिया कि इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इस अमानवीय अत्याचारपूर्ण व्यवहार के लिए वो क्या करेंगे, आवाज़ उठाएंगे। तो गांधी जी ने अंग्रेज़ों का विरोध करने के लिए, ब्रिटिश लोगों को अपोज करने के लिए, रिवोल्ट करने के लिए, गांधी जी ने एक बहुत ही न्यू टेक्निक अपनाई, जिसे सत्याग्रह कहा गया। सत्याग्रह टेक्निक से अंग्रेज़ों का विरोध करने के लिए, इस टेक्निक का यूज़ कभी किसी ने किया नहीं था, ये गांधी जी की अपनी टेक्निक थी, और उन्होंने इस टेक्निक का, सत्याग्रह का जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया था, वो साउथ अफ्रीका में ही किया था। सत्याग्रह कॉन्सेप्ट का मतलब होता है नॉन वायलेंस, यानी अगर हमको कोई मारता है, लाठी या डंडे से मारता है, तो हमें इसका जवाब उल्टा लाठी डंडे से मार के नहीं देना है। हमको अपना कैरेक्टर इतना स्ट्रांग करना है, हमको उसको माफ़ कर देना, हमको उसको क्षमा कर देना, हमको उसको जाने देना है, और अपने मानवीय मूल्यों को इतना हाई करके रखना है कि सामने वाला, हमारा जो अपोनेंट है, हमारा जो दुश्मन है, वो खुद लज्जित हो जाए, खुद से उसको शर्म आए और आपको मारना पीटना छोड़ दे, खुद उसको लज्जा की अनुभूति हो, खुद उसको शर्म महसूस हो। गांधी जी ने इस रेफरेंस में भी कहा था कि अगर आपके की कोई एक गाल पे तमाचा मारता है, तो अपना दूसरा गाल भी आप आगे कर दे कि लो भाई इस पे भी मार दो। इससे ये होगा कि वो लज्जित हो जाएगा, वो अपने आप, उसको शर्म आएगी और वो आपको वो छोड़ देगा। तो सत्याग्रह का मतलब ये था कि बिना नॉन वायलेंस, ठीक है, बिना वायलेंस किए, बिना हिंसा किए, बिना मारपीट किए हम वो सब काम करेंगे जो कंट्री को आज़ादी दिला सके, कंट्री को फ्री बना सके। गांधी जी 1915 में इंडिया वापस आते हैं और गोपाल कृष्ण गोखले को अपना पॉलिटिकल टीचर, राजनीतिक गुरु बनाते हैं, और 1916 में वो अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की इस्टेब्लिशमेंट करते हैं और कंट्री को फ्री कराने के काम में लग जाते हैं। अब आइए अगली हेडिंग की तरफ चलते हैं, जो आपका है नॉन वायलेंट सत्याग्रह मूवमेंट। गांधी जी के वापस आने से पहले ही इंडियन नेशनल कांग्रेस जो आपकी थी, वो 1885 में बन चुकी थी, यानी उसके 30 इयर्स पहले कांग्रेस बन चुकी थी, और कांग्रेस ने कंट्री को आज़ाद कराने के लिए, इंडिपेंडेंस दिलवाने के लिए अपने एफर्ट भी शुरू कर दिए थे। लेकिन वो जो भी एफर्ट कर रहे थे, उसमें पूरा मास मोबिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था, यानी जितनी पॉपुलेशन थी इंडिया की, जितनी भी जनता थी, जो लोग थे, वो कलेक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। कहने का सीधा मतलब ये हुआ कि उस समय के सोसाइटी में जितने कैटेगरी के लोग थे, फॉर एग्जांपल फार्मर थे, मजदूर थे, बिजनेसमैन थे, टीचर्स थे, लॉयर्स थे, लैंडलॉर्ड थे, गवर्नमेंट जॉब करने वाले एम्प्लॉय थे,
और दलित व पिछड़े लोग भी थे। और ये बात भी क्लियर थी कि जब तक सोसाइटी के हर लोग किसी मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक वो मूवमेंट बड़ा नहीं होगा। और ब्रिटिश गवर्नमेंट और अंग्रेज़ जो इंडिया में गवर्नमेंट चला रहे थे उन पर प्रेशर नहीं पड़ेगा और वो अपनी कंट्री को नहीं छोड़ेंगे। गांधी जी को ये सब चीज़ें करने के लिए मौका चाहिए था कि वो हिंदू मुस्लिम जितने भी कैटेगरीज़ के मैंने नाम लिए उन सबको एक करें, यूनाइट करें और एक यूनाइटेड एफर्ट करें अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। उन्हें बहुत जल्दी ये मौका मिल भी गया। बात है 1917 की। 1917 में बिहार स्टेट के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में एक इंसिडेंट हुई और उस इंसिडेंट ने गांधी जी को अपना पहला मौका दिया इंडिया में फर्स्ट सत्याग्रह करने का। वहाँ के फार्मर्स को, वहाँ के किसानों को इंडिगो प्लांटेशन के लिए मजबूर किया जा रहा था, इंडिगो की खेती करने के लिए मजबूर किया जा रहा था और उन्हें इसके एवज़ में अच्छे पैसे नहीं मिल रहे थे। उनकी जो लाइफ थी वो नरक यानी कि हेल बन चुकी थी। वहाँ से एक पर्सन आए और उन्होंने गांधी जी के बारे में सुना, गांधी जी से बातचीत की और उनको बुलाया चंपारण में। गांधी जी 1917 में जब चंपारण पहुँचे तो उन्होंने सत्याग्रह किया यानी कि धरना प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, हड़ताल की और बहुत ज़्यादा लोगों को वहाँ पे इकट्ठा कर लिया। उसमें नॉन वायलेंस ही था, वायलेंस नाम की कोई चीज़ नहीं थी। गांधी जी के इस स्टेप का वहाँ पे प्रभाव पड़ा और वहाँ पे जो अंग्रेज ऑफिसर्स थे उन्होंने फार्मर्स को कुछ छूट दे दी। अब वहाँ गांधी जी बन गए हीरो और पूरे चंपारण डिस्ट्रिक्ट समेत पूरे बिहार में गांधी जी बहुत ही पॉपुलर हो गए। फिर 1918 में अहमदाबाद में जो मिल वर्कर थे और उनके जो मिल ओनर थे उन दोनों के बीच डिस्प्यूट चल रहा था। वहाँ के जो मिल वर्कर थे, जो मिल में काम करने वाले मजदूर थे, वो बराबर ये आरोप लगाते थे कि हमें यहाँ सही से काम नहीं करने दिया जाता, हमें पैसे बहुत कम दिए जाते हैं, हमें फैसिलिटी के नाम पे, सुविधा के नाम पे कोई चीज़ नहीं दी जाती है और हमसे ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाया जाता है। गांधी जी वहाँ भी पहुँचे, वहाँ भी उन्होंने प्रदर्शन किया, धरना प्रदर्शन किया, भूख हड़ताल की। वहाँ का भी जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो अंग्रेज ऑफिसर्स थे, वो प्रेशर में आए और उन्होंने कुछ छूट दे दी। जब उन्होंने कुछ छूट दे दी, कुछ रिलैक्सेशन दे दिया तो वहाँ मामला शांत हो गया और गांधी जी बिहार समेत गुजरात में भी सुपरहिट हो गए। इस इंसिडेंट के कुछ ही महीनों बाद गुजरात के एक खेड़ा नाम की जगह पे उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह किया। वहाँ पे खेड़ा के फार्मर्स, किसानों की समस्या कुछ दूसरी थी। खेड़ा में मानसून समय से नहीं आया, बारिश रेन समय से नहीं हुई तो किसानों की फसलें भी समय से तैयार नहीं हो पाई। लेकिन अंग्रेज जो ऑफिसर थे वो टैक्स वसूल लें यानी कि लगान वसूल लें आ गए। अब जब फसल अच्छी हुई ही नहीं थी, उनकी फसल मार्केट में बिकी ही नहीं, उनके पास पैसे आए ही नहीं, तो वो बेचारे फार्मर्स लगान यानी कि टैक्स कैसे चुकाते। गांधी जी ने इस मामले भी आंदोलन किया, प्रदर्शन किए और भूख हड़ताल की, जिसका अच्छा रिजल्ट निकला और वहाँ के अंग्रेज ऑफिसर्स ने, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ छूट दे दी। और जैसे ही किसानों को छूट मिली, किसानों को रिलैक्सेशन मिला, किसानों ने गांधी जी को तीसरी बार सुपरहिट कर दिया। अब गांधी जी लगभग हर जगह सुपरहिट होते जा रहे थे। उनका कद, उनका रुतबा, उनकी प्रसिद्धि, उनकी फेमस बढ़ती जा रही थी। और ये जो तीनों मूवमेंट गांधी जी ने किया था, अभी खेड़ा का, चंपारण का और अहमदाबाद का, वो रीजनल मूवमेंट थे यानी किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे थे। अभी गांधी जी ने कोई नेशन वाइड मूवमेंट नहीं किया था। इसमें पूरी की पूरी इंडिया, पूरी की पूरी भारत, पूरी की पूरी कंट्री पार्टिसिपेट करे। अभी उन्होंने ऐसा कोई नेशनल वाइड आंदोलन नहीं किया था। लेकिन गांधी जी को वो मौका बहुत जल्दी मिलने वाला था। गांधी जी ने जो मूवमेंट किए थे उसमें काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे और मास मोबिलाइजेशन हुआ था। तो अंग्रेज इस बात से डर गए थे, उन्हें इस बात का डर था कि ऐसे ही हर जगह, हर मामले में गांधी जी टांग अड़ाते रहेंगे और इंडियंस को छूट दिलवाते रहेंगे तो धीरे धीरे ये बड़े लीडर बन जाएंगे, पूरे कंट्री के लीडर बन जाएंगे। तो फिर ये हमारे हर काम में ये अड़ंगा फंसाएंगे और हर काम में ये टांग अड़ाएंगे। तो ब्रिटिश वाले जो इंडिया में आए थे, यहाँ पे हमको गुलाम बना करके जो अपनी गवर्नमेंट चला रहे थे, वो सोशल सर्विस के लिए तो आए नहीं थे यहाँ पे, वो इंडियन लोगों की भलाई करने के लिए तो आए नहीं थे। उन्हें तो यहाँ से ज़्यादा पैसे लूटने थे, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज लूटने थे, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करना था, अपने कंट्री वापस भेजना था, अपने इंग्लैंड, अपने ब्रिटेन को रिच और प्रॉस्पेरस बनाना था। तो ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मास मोबिलाइजेशन रोकने के लिए एक कानून लाया, एक लॉ लाया जिसे रॉलेट एक्ट कहा जाता है। अब आपको यहाँ समझना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि रॉलेट एक्ट में था क्या।
रॉलेट एक्ट के अकॉर्डिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, चाहे वो कोई प्रकार की गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ब्रिटिश ऑफिसर्स के खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना, मूवमेंट करना, काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा होना, आंदोलन करना, इन सब चीज़ों की मनाही थी, इनको प्रोहिबिट किया गया था। रॉलेट एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था, उसका मेन उद्देश्य क्या था? उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि इसी बहाने ये जो आंदोलन करने निकल रहे हैं लोग, बड़ी संख्या में जो लोग जमा हो रहे हैं, उनको कुचल दिया जाए, उनको हटा दिया जाए, उनको कंट्रोल करने के लिए कानून लाया गया था। गांधी जी ने इस कानून को काला कानून कहा, ब्लैक लॉ कहा, क्योंकि ये सीधे सीधे आंदोलन और आंदोलनकारियों को, मूवमेंट करने वाले और मूवमेंट करने वाले लीडर्स को सीधे सीधे ये दबाने के लिए था, उनके आत्मविश्वास को, उनके प्लान को ख़त्म करने के लिए था। तो इसलिए गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध करने का, इसको अपोज करने का डिसीजन लिया। क्योंकि रॉलेट एक्ट पूरे देश के खिलाफ आया था, पूरे देश में अगर कहीं भी आंदोलन होगा तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे लोग, इसलिए गांधी जी ने इसे पूरे नेशन वाइड में लागू करने का फैसला किया था। रॉलेट एक्ट का विरोध, अपोजिशन पूरे के पूरे इंडिया में होना शुरू हो गया। लेकिन पंजाब में एक बहुत ही भयंकर इंसिडेंट हुआ, जिसे हिस्ट्री में जलियांवाला बाग मैस्कर, जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट के खिलाफ पंजाब में जो लीडर्स मूवमेंट कर रहे थे, उनको ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिससे वहाँ के जो लोकल लोग थे, जो वो भी साथ साथ में प्रोटेस्ट कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, लोकल लोग वहाँ के नाराज़ हो गए। और उधर गांधी जी भी अपने लोगों के साथ पंजाब में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पंजाब की पुलिस ने, ब्रिटिश पुलिस ने, उस टाइम तो ब्रिटिश इंडिया था ना, तो ब्रिटिश पुलिस ने क्या किया कि गांधी जी को पंजाब में अंदर आने से वहीं पर रोक दिया। 10 अप्रैल को वो लीडर, वो नेता गिरफ्तार किए गए थे और अमृतसर के लोगों ने ये डिसाइड किया कि 13 अप्रैल को जलियांवाला गार्डन, जलियांवाला बाग में हम लोग एक मीटिंग रखेंगे और अपने लीडर्स को, अपने नेता को फ्री कराने के लिए, आज़ाद कराने के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। जलियांवाला बाग में जनरल डायर, जो पुलिस का जनरल था, जनरल डायर पहुंच गया और उसने रॉलेट एक्ट का हवाला दिया और कहा कि जुलूस निकालना, प्रोसेशन करना और काफ़ी संख्या में लोगों का इकट्ठा होना मना है, रॉलेट एक्ट लागू है, मार्शल लॉ लागू है, तो आप लोग इस जगह को खाली करके चले जाइए। जुटी हुई भीड़ ने कहा कि हम यहाँ पीसफुल मूवमेंट कर रहे हैं, हम यहाँ किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं, आप हमारे नेता को फ्री करिए तब हम यहाँ से जाएंगे। इस पर जनरल डायर नहीं माना और जनरल डायर ने अपने सोल्जर्स को गोली चलाने के आदेश दे दिए और हज़ारों लोग उस हत्याकांड में मारे गए। और इसका पूरे इंडिया में बहुत ज़ोरदार विरोध हुआ। सोसाइटी के हर लोगों ने, हर कैटेगरी ने, हर तबके के लोगों ने इसका ज़बरदस्त विरोध किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की टाइटल लौटा दी और गांधी जी ने कैसरे हिंद का मेडल इसके विरोध में लौटा दिया। इसी बीच एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट हुई, जिसने एक नए मूवमेंट को जन्म दिया, जिसे खिलाफत मूवमेंट कहा जाता है। और खिलाफत मूवमेंट के बाद बहुत जल्दी से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी जुड़ गया। दरअसल फर्स्ट वर्ल्ड वार में एलाइड पावर्स ने टर्की पे, यानी तुर्की पे अटैक कर दिया, वहाँ के सुल्तान को हरा दिया, वहाँ के सुल्तान को गद्दी से हटा दिया। वहाँ के जो सुल्तान थे वो अपने आप को खलीफा मानते थे। खलीफा का मतलब रिलीजियस हेड, यानी कि धार्मिक गुरु, और खलीफाओं का मुस्लिम जगत में बहुत ही सम्मान, बहुत ही रिस्पेक्ट उनको दिया जाता था। और ये केवल टर्की के रिलीजियस गुरु नहीं थे, खलीफा नहीं थे, पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी मुस्लिम थे उन सब के रिलीजियस हेड ये माने जाते थे और ये धार्मिक गुरु माने जाते थे। इनको खलीफा या खलीफ कहा जाता था। तो लगभग अधिकांश मुस्लिमों को ये लगा कि ब्रिटेन वहाँ पे चला गया है, वहाँ के खलीफा को हरा दिया है, उनको गद्दी से हटा दिया है, तो हो सकता है कि जैसे इंडिया में वो ब्रिटिश एजुकेशन कर रहा है, चर्च खोल रहा है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करवा रहा है, यूनिवर्सिटियाँ खोल रहा है, तो हो सकता है कि टर्की में भी वो यही काम करे कि टर्की में अपने चर्च खुलवा दे और वहाँ इंग्लिश मीडियम से या बाकी चीज़ों की पढ़ाई करवा दे और मदरसों की पढ़ाई और कुरान की पढ़ाई बंद करवा दे। ये ऐसा लगा पूरे वर्ल्ड में मुस्लिमों को, इंडिया के मुस्लिमों को भी उस टाइम यही लगा। अभी ये सब हुआ नहीं था, उन्होंने बस केवल सोचा था कि ऐसा वो कर देगा, ऐसा वो कर सकता है। तो बम्बई, आजकल जो आपका मुंबई है वो पहले बॉम्बे हुआ करता था, तो बॉम्बे के कुछ मुस्लिम्स ने एक कमेटी बनाई जिसे खिलाफत कमेटी कहा गया और इस डिसीज़न का उन्होंने विरोध करना शुरू किया।
और दो भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। ये दोनों उस पार्टी के लीडर बने और उन्होंने मूवमेंट करने का शुरू किया। और उस कमेटी में मौलाना आज़ाद और हाकिम अजमल खान भी थे, उन्होंने भी इस चीज़ का सपोर्ट किया था। इस मूवमेंट का, खिलाफत मूवमेंट का पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि खलीफा को उनके गद्दी पर वापस बिठाना और पूरे इंडिया वाइड एक मूवमेंट चलाना। अब तक गांधी जी के किसी भी मूवमेंट में मुस्लिम कम्युनिटी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। गांधी जी को यहाँ एक मौका दिखा कि अगर हम खिलाफत मूवमेंट का सपोर्ट करते हैं तो इस हिसाब से मुस्लिम कम्युनिटी भी हमारे साथ आ जाएगी और गांधी जी यानी कि उनका जो मूवमेंट हो रहा है, उनका जो मूवमेंट वो आगे भी और मूवमेंट जो उन्होंने प्लान किया है या प्लान करने वाले हैं उसमें अगर मुस्लिम भी शामिल हो जाएंगे तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। तो मुस्लिम कम्युनिटी के इस मूवमेंट में गांधी जी भी शामिल हो गए और जून 1920 में इस आंदोलन की घोषणा कर दी गई। और इस मूवमेंट के तहत स्कूल्स का बायकॉट किया गया। जो स्कूल्स ब्रिटेन द्वारा खोला गया था, यानी ब्रिटिश स्कूल जिसमें इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होती थी, ऐसे कॉलेजेस, ऐसे लॉ कोर्ट का बायकॉट किया गया। और इसी को आगे बढ़ाते हुए, मूवमेंट आगे बढ़ते हुए 31 अगस्त 1920 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी लॉन्च कर दिया गया। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई, अब इसको आप देख लीजिए। पहला पॉइंट है सरेंडरिंग ऑल टाइटल्स एंड ऑनरेरी ऑफिस, रिजाइनिंग फ्रॉम नॉमिनेटेड सीट्स इन लोकल बॉडीज़। कह रहा है कि जो भी आपको टाइटल मिला हो, जो भी आपको मेडल मिला हो ब्रिटिश ऑफिसर्स की तरफ से, जो भी आपके ऑनर में उनको पोस्ट दिया गया हो, उन सबको आप सरेंडर कर दीजिए और टाइटल या मेडल मिले हैं तो आप उनको लौटा दीजिए। उसके बाद से जो भी लोकल बॉडीज़ में, असेंबलीज़ में जो नॉमिनेटेड सीट्स हैं, जो मेंबर नॉमिनेटेड हैं, इंडियन मेंबर्स जो उनके द्वारा नॉमिनेटेड हैं, वो भी अपने पद से इस्तीफ़ा दे दें। सेकंड क्या है? रेफ्यूज़ल। थर्ड क्या है? रिफ्यूज़ल टू अटेंड गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट फंक्शन। जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के फंक्शन हैं या सेमी गवर्नमेंट फंक्शंस हैं, उनसे इस्तीफ़ा दे दीजिए, उनके किसी काम में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है। अगला है द ग्रेजुअल विड्रॉल ऑफ चिल्ड्रंस फ्रॉम स्कूल्स एंड कॉलेजेस एडेड और कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा या ब्रिटिश गवर्नमेंट के पैसों द्वारा जो भी स्कूल्स या कॉलेजेस चल रहे हों, उसमें इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं, जो भारतीय लोग पढ़ रहे हैं, उनको धीरे धीरे उन स्कूलों से निकालना। अगला है बाइकॉट ऑफ ब्रिटिश कोर्ट्स एंड लॉयर्स एंड इटिगेट्स। अगला क्या है कि ब्रिटिश कोर्ट में या ब्रिटिश न्यायालयों में जो भी कार्रवाई है, जो भी इंडियन लॉयर हैं जो उनके केस लड़ते हैं, उन सबको इस्तीफ़ा दे करके हटवा देना। अगला है बाइकॉट ऑफ इलेक्शंस टू हेल्ड फॉर द काउंसिल्स एज सजेस्टेड बाई द रिफॉर्म्स ऑफ 1919 के रिफॉर्म बिल के द्वारा जो नॉमिनेटेड सीट्स के आधार पे जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हैं होने हैं, जिनमें इंडियन लोगों को भी गवर्नमेंट में आने का मौका दिया जाना था, उसका क्या कर दिया जाए? बाइकॉट कर दिया जाए कि कोई इंडियन उस इलेक्शंस को नहीं लड़ेगा और ब्रिटेन ऑफिसर्स की, ब्रिटिश ऑफिसर्स की कोई बात नहीं मानी जाएगी। लास्ट क्या था? सबसे इम्पोर्टेंट क्या था? बाइकॉट फॉरेन गुड्स। जो भी विदेशी सामान, जो भी कपड़े से लेकर के जो भी सामान हम यूज़ करते थे विदेशी, उन सभी विदेशी सामानों को बाइकॉट कर दिया जाए और इंडियन मेड सामानों का यूज़ किया जाए। अब इसी में जो अगली छोटी सी हेडिंग है वो ये है कंस्ट्रक्टिव फीचर्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो शुरू किया गया था उसके कुछ कंस्ट्रक्टिव फीचर्स भी थे। अब ये क्या थे? 3 मेन फीचर्स ऑफ दिस कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम वर देयर। इस कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम जो बनाया गया था, कौन सा कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के बारे में बात हो रही है? तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के ही बारे में बात हो रही है। इसमें 3 मेन फीचर्स आपको ऐड किए गए थे। फर्स्ट क्या है? प्रमोशन ऑफ स्वदेशी, पर्टिकुलरली हैंड स्पिनिंग एंड वीविंग। स्वदेशी, स्वदेशी मतलब अपने देश का स्वदेशी सामानों का क्या करना? उसको बढ़ाना, उसको प्रमोट करना। जैसे हाथ द्वारा बुने हुए और चरखों के द्वारा बने हुए जो भी सूत थे, धागे थे, उनसे खादी का कुर्ता बनाया जाए और उसको पहना जाए। सेकेंड क्या है? रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी अमंग हिंदूज। हिंदुओं में जो अनटचेबिलिटी का सिद्धांत था, जो छुआछूत की भावना थी, जैसे उच्च जाति वाले छोटे जातियों के साथ उठना बैठना खाना नहीं पसंद करते थे, ये जो छुआछूत की भावना थी उसको दूर किया जाए। क्योंकि यूनाइट होने में, एक होने में ये सबसे बड़ा रोड़ा था, ये सबसे बड़ा अड़ंगा था, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है।
उसके बाद से क्या था, प्रमोशन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसी बहाने हिंदू और मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट करना, हिंदू मुस्लिम दोनों मिल करके मजबूत होकर के अंग्रेज़ों का मुकाबला करें और इंडिया से ब्रिटिश पावर को उखाड़ के फेंकना था। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों को यूनाइट होना ज़रूरी था। और नेक्स्ट जो आपकी छोटी सी हेडिंग है, कोर्स ऑफ द मूवमेंट, उसमें आपको क्या बताया गया है? उसमें बताया गया है कि स्वदेशी मूवमेंट का जो रिज़ल्ट था, जो असर था, वो बहुत बड़े लेवल पे हुआ। और खादी को पहनने के लिए बाकी जो विदेशी कपड़े थे, फॉरेन गुड्स थे, उनको बाइकआउट किया जाने लगा। जो शराब की दुकानें थीं उनको बंद किया जाने लगा, ठीक है। और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, यानी जो भी फॉरेन गुड्स थे उनको इकट्ठा करके चौराहे पे और उसको आग लगा दिया जाता था। ये विरोध करने का एक तरीका था कि अब हमें विदेशी सत्ता या विदेशी कपड़े पसंद नहीं हैं। हर फ्रंट पे, हर लेवल पे, हर मोर्चे पे विरोध हुआ। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज फंड की स्थापना की, जिससे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को फंड किया जा सके, पैसे दिया जा सकें। और इसी बीच प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे इंडिया में विजिट में, तो उनके लिए भी बाइकआउट किया गया और हड़ताल किया गया बॉम्बे में उस टाइम। तो लगभग बहुत बड़े लेवल पे, पूरे इंडिया लेवल पे जब विरोध होने लगा, जब रिवोल्ट होने लगा, तो अंग्रेज़ों के कान खड़े हो गए, उनके पसीने छूटने लगे। तो फिर क्या था, ब्रिटिश पावर्स को इनको कुचलना था, इनको दबाना था, और उसी की प्रक्रिया शुरू हुई। तो ब्रिटिश ऑफिसर्स ने, ब्रिटिश पावर ने, ब्रिटिश इंडिया ने इनको दबाने कुचलने का इरादा कर लिया था। और इसीलिए दिसंबर 1921 में जितने भी खिलाफत मूवमेंट कर रहे जो वॉलंटियर थे या पीसफुल प्रदर्शन कर रहे, पीसफुल ऑब्जर्वेशन कर रहे सत्याग्रही थे, और उनके बड़े लीडर्स जैसे महात्मा गांधी, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, मौलाना आज़ाद, और भी बहुत जो टॉप रैंकिंग लीडर्स थे जो इन मूवमेंट का लीडरशिप कर रहे थे, उनको अंग्रेज़ों ने पकड़ करके और जेलों में डाल दिए। लेकिन इन बड़े लीडर्स के जेलों में डालने के बाद भी कार्यक्रम चलता रहा, आंदोलन चलता रहा, आंदोलन रुका नहीं, और भी मजबूत तरीके से आंदोलन चलता रहा। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि गांधी जी को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस लेना पड़ा, और ये जो सबसे बड़ा आंदोलन था, इंडिया का सबसे पहला इंडिया लेवल का जो आंदोलन था, वो कमज़ोर हो गया और इसको बंद करना पड़ा। वो इंसिडेंट्स कौन सी थी, कौन सी ऐसी घटना हुई थी, वो आगे आप इस हेडिंग में पढ़ेंगे, सस्पेंशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो आइए चलिए इस हेडिंग की चीज़ों को पढ़ते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अपने फुल फॉर्म में चल रहा था। फुल फॉर्म में चलते समय ही दो इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट हुई थी। एक तो जिसको चौरी चौरा इंसिडेंट कहा जाता है, जो चौरी चौरा गोरखपुर में हुआ था। उससे पहले एक और इंसिडेंट हुआ था कि रायबरेली में कुछ फार्मर्स और मजदूर थे, वो अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, और ये जो प्रदर्शन हो रहा था, जो सत्याग्रह हो रहा था, वो भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ही एक हिस्सा था, उसी में हो रहा था। तो भीड़ को तितर बितर करने के लिए, भीड़ को हटाने के लिए रायबरेली में ब्रिटिश पुलिस ने भीड़ के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। लाठी डंडों से उनको पीटा गया, बहुत बेरहमी से उनको पीटा गया, और कई सारे लोग घायल हुए। उससे कुछ दिनों बाद गोरखपुर ज़िले के, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले के चौरी चौरा नाम के सब डिस्ट्रिक्ट तहसील में एक ऐसी ही घटना हुई कि जब बहुत सारे लोग मिल कर के शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, रैली निकाल रहे थे, तो यहाँ की जो ब्रिटिश पुलिस थी, गोरखपुर की जो पुलिस थी, चौरी चौरा की जो पुलिस थी, उसने उनको हटाना चाहा, तितर बितर करना चाहा और लाठी चार्ज करने की कोशिश की। और रायबरेली की जो इंसिडेंट हुई थी, उससे फार्मर और मजदूर पहले ही बहुत गुस्सा थे, और वही काम अंग्रेजी पुलिस यहाँ भी करना चाहती थी। तो भीड़ से रहा नहीं गया, और भीड़ ने क्या किया कि चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में लगभग 25 से 26 पुलिस वालों को अंदर बंद कर दिया गया, और पूरे थाने को फूंक दिया गया, आग लगा दी गई, जिसमें बहुत सारे अंग्रेज पुलिस और जो इंडियन थे वो भी अंग्रेज़ों की नौकरी करते थे, 25 या 26 लोग जल करके मर गए। हिस्ट्री में इस घटना को चौरी चौरा इंसिडेंट कहा जाता है, जो 1922 में हुआ था। इस इंसिडेंट से महात्मा गांधी को बहुत दुख पहुंचा, क्योंकि उनका जो प्रिंसिपल था, उनका जो सिद्धांत था, वो नॉन वायलेंस का था। उनके अनुसार से ये जो घटना थी वो नहीं होनी चाहिए थी। पुलिस वाले कितना ही लाठी मारें आपको, उससे मतलब नहीं था। आपको उनके खिलाफ कुछ नहीं करना था, उनको वायलेंस नहीं पहुंचाना चाहिए था। तो फुल फॉर्म में चल रहा था कोऑपरेशन मूवमेंट, उसको गांधी जी ने सस्पेंड कर दिया।
अब आइए आगे बढ़ते हैं और एक नई हेडिंग को पढ़ते हैं, स्वराजिस्ट। दरअसल स्वराजिस्ट को समझने से पहले आपको एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। आपके बुक में बहुत डिटेल में नहीं दिया है, लेकिन उस पॉइंट को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। हुआ ये कि ब्रिटेन जब यहाँ शासन कर रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो शासन कर रही थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भी थी वो इंडियन लोगों को इम्पोर्टेंट पोस्ट पे नहीं रखती थी। पुलिस के इंपॉर्टेंट पोस्ट हों, ये जो टॉप लेवल के पोस्ट थे, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के पोस्ट हों, चाहे गवर्नमेंट के पोस्ट हों, चाहे सेक्रेटरी के पोस्ट हों, चाहे डीएम एसपी के पोस्ट हों, जो भी ऊंची पोस्ट होती थी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में, ब्रिटिश प्रशासन में, तो उसमें इंडियंस को अलाउ नहीं था। इस चीज़ को लेकर के भारतीय जो लोग थे, जो भारतीय नेता थे, कांग्रेस के नेता थे, वो अंग्रेज़ों पे बराबर पक्षपात करने के आरोप लगाते रहते थे और वो उनकी आलोचना, क्रिटिसिज्म उनका करते रहते थे। तो ब्रिटिश ने क्या किया कि 1919 में 1919 में उन्होंने एक एक्ट लाया और उस एक्ट में उन्होंने क्या कहा था कि लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन कराने की बात किया था। यानी जो प्रांत थे, जो स्टेट्स थे, उनकी कुछ लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्शन थे उनमें इंडियंस को पार्टिसिपेट करने की, इलेक्शन लड़ने की और जीतने की चांस मिलने वाली थी। तो कांग्रेस इस मुद्दे पे दो पार्ट में बंट गई थी। उसका जो एक पार्ट था, जो महात्मा गांधी वाला पार्ट था, वो चाहता था कि हमको ऐसे इलेक्शंस को बाइकआउट करना चाहिए, और कुछ उसमें से थे जो इस बात को सपोर्ट कर रहे थे कि हमें इन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए और हमें अंग्रेज़ों के बराबर अपने लोकल बॉडीज़ में एक इंडियन गवर्नमेंट बनानी चाहिए और आगे चल के हम उसको और भी डिटेल रूप दे करके एक बड़ी गवर्नमेंट बना लेंगे। ठीक है। तो जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे उनको स्वराजिस्ट कहा गया, क्योंकि जब महात्मा गांधी अरेस्ट हो गए, अरेस्ट कब हुए, वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो फिर समस्या आ गई कि लीडरशिप कौन करेगा, क्योंकि गांधी जी तो जेल में थे। तो आगे आने वाले जो भी मूवमेंट होने वाले थे उनकी लीडिंग कौन करेगा। इसी बीच सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने स्टेट लेवल के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की इच्छा प्रकट की, उन्होंने इस पे सपोर्ट किया। तो कांग्रेस में उनको बहुमत नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला, तो ये दोनों ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे करके अपनी एक नई पार्टी बना ली जिसे स्वराज पार्टी कहा गया। ठीक है, स्वराज पार्टी कहा गया और इनको कहा गया स्वराजिस्ट। स्वराज पार्टी का जो भी समर्थन करते थे, जो भी सपोर्ट करते थे, उनको स्वराजिस्ट कहा गया। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये देखा कि दाल नहीं गल रही है और कांग्रेस पार्टी वाले, बाकी पार्टी वाले लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अंग्रेज अच्छी तरीके से समझते थे कि ये नेता तब तक हुड़दंग मचाते रहेंगे, तब तक हड़ताल करते रहेंगे जब तक इनका ध्यान डाइवर्ट न किया जाएगा। इसलिए अंग्रेज चाहते थे कि वे अपने अपने एरिया में, अपने अपने लेजिस्लेटिव एरिया में इलेक्शन लड़के ये भी थोड़े बड़े लीडर बन जाएं और ये एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएं, ऑफिसर बन जाएं, अधिकारी बन जाएं। तो इनके मन में लालच उत्पन्न होगी और ये दूसरे की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे और ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं, रिवोल्ट हो रहे हैं, धरना हो रहा है, स्ट्राइक हो रही है, हड़ताल हो रहा है और आंदोलन हो रहा है, ये किसी तरीके से रुक जाएगा। तो इसी रेफरेंस में 1919 का जो एक्ट था उसमें उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन की बात की थी, लेकिन जब दाल नहीं गली तो नवंबर 1927 में जॉन साइमन नाम के आदमी के लीडरशिप में एक कमीशन तैयार किया गया और उसका काम क्या था कि इंडिया में जा कर के पता करना और इंडिया के कांग्रेस के नेताओं को कन्विंस करना कि आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कीजिए। तो सर जॉन साइमन के नाम पे ही इस कमीशन को साइमन कमीशन कहा गया। ये कमीशन जब इंडिया में आया तो इस कमीशन में जॉन साइमन को लेकर के 7 या 9 मेंबर थे, लेकिन इनमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, सारे के सारे ब्रिटिश थे, सारे के सारे अंग्रेज थे। तो यहाँ के जो बड़े लीडर्स थे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाकी जो भी लीडर्स थे, उन्होंने कहा कि आप हमको लोकल गवर्नमेंट हमारी बनवाना चाहते हैं, लेकिन लोकल गवर्नमेंट बनवाने की बात आप तो कर तो रहे हैं, लेकिन इस कमीशन में एक भी इंडियन को आपने नहीं रखा है। तो लोकल कंडीशन की, लोकल चीज़ों की जानकारी इंडियंस को ज़्यादा होगी, तो किसी इंडियंस को इसमें रखिए, तब हम आपकी नीयत पर शक नहीं करेंगे। तो इसी पॉइंट पे साइमन कमीशन का विरोध किया गया। साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे लगे थे, इसके एंथम लगे थे। और डॉक्टर अंसारी ने मद्रास में इसका लीडरशिप किया था और पंजाब में लाला लाजपत राय ने इन चीज़ों का विरोध किया और विरोध जम करके हुआ।
और इन्हीं सब प्रदर्शन के बीच, इन्हीं सब हड़ताल के बीच कांग्रेस में यूथ कांग्रेस नाम का एक नया संगठन उभर के आया, जिसके प्रमुख, जिसके मेन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे। ये यंग ब्लड थे उस टाइम। आइए आगे बढ़ते हैं और हेडिंग पढ़ते हैं, नेहरू रिपोर्ट। ठीक है। जिस टाइम साइमन कमीशन के विरोध वाली घटना हो रही थी, उस टाइम ब्रिटिश इंडिया के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उनका नाम था लॉर्ड बर्किनहेड। लॉर्ड बर्किनहेड ने कहा कि अगर इंडियंस प्रोविंशियल इलेक्शन अपने हिसाब से चाहते हैं और प्रोविंशियल इलेक्शन को करके अपने हिसाब से गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं, तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन भी अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में और इन सब चीज़ों के नियम कानून बनाने में, रूल रेगुलेशन बनाने में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगी। बर्किनहेड ये समझते थे कि इंडियन लोग टैलेंटेड नहीं होते हैं और बिना टैलेंट के वो कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का नियम बना सकते हैं। उनके इस चैलेंज को नेहरू और अन्य लीडर्स ने एक्सेप्ट कर लिया और कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोफार्मा था, जो उसका टेम्पलेट था, वो बना करके दिया। और 28 to 31 अगस्त के आसपास 28 to 31 अगस्त के आसपास इसको एडॉप्ट कर लिया गया और नेहरू रिपोर्ट को पेश किया गया, सामने रखा गया। अब इस नेहरू रिपोर्ट में 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको उसको देखना चाहिए। इसमें जो पहला पॉइंट क्या लिखा है कि इट प्रपोज डोमिनियन स्टेट्स ऑफ इंडिया। इंडिया में डोमिनियन स्टेट को प्रपोज करने के लिए इसमें सपोर्ट किया गया था। अब भाई डोमिनियन स्टेटस क्या है? तो डोमिनियन स्टेटस क्या है कि हम फ्री रहेंगे, लेकिन जो एक्सटर्नल अफेयर्स के मामले होंगे या जो भी सर्वोच्च सत्ता होगी, जो मोस्ट पावरफुल जो पोस्ट होगा, वो भी ब्रिटेन का ही होगा और ब्रिटेन की क्वीन के अंडर हम लोग रहेंगे। यानी हम लोग अपने में फ्री रहेंगे, लेकिन अगर बाहरी कोई चीज़ होती है तो उसमें हम बिना ब्रिटेन की क्वीन से, महारानी से पूछे कुछ नहीं कर पाएंगे। और जो गवर्नमेंट बनेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग गवर्नमेंट होगी और प्रोविंस की अलग गवर्नमेंट होगी। जो इंडियन गवर्नमेंट का जो नेचर होगा वो फेडरल नेचर होगा। फेडरल नेचर का मतलब कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी और बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स रहेंगी और दोनों मिलकर के कंट्री के भलाई के लिए काम करेंगी, जैसा कि आज आपके देश में वो सिस्टम है। उसमें एक पार्लियामेंट बनाने की भी बात की गई थी, जिसके 2 हाउसेस होंगे, अपर हाउस और लोअर हाउस। आज भी सिस्टम इंडिया में है, आपके पार्लियामेंट के 2 हाउसेस हैं, लोकसभा राज्यसभा। ठीक है। उसके बाद से क्या है कि अ कमेटी ऑफ डिफेंस वाज प्रपोज्ड एट सेंटर में कमेटी ऑफ डिफेंस को भी बनाने के लिए बात किया गया था। जैसा कि पहले से ही सब लोग जानते थे कि ये रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के चैलेंज पे इंडियंस ने रिपोर्ट बना के दिखा दी, सारा प्रोफार्मा बना के दिखा दिया, तो भला ब्रिटिश वालों को कैसे पसंद ये बात आ सकती है। तो जाहिर सी बात ही यही हुआ भी। रिपोर्ट को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया, बिल्कुल उसको उठा के फेंक दिया। तो कांग्रेस नाराज हुए। कांग्रेस ने एक और बड़े मूवमेंट लॉन्च करने की धमकी दी और उस बड़े मूवमेंट का नाम था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो 1929 में लाहौर में, ठीक है, एक कांग्रेस का सेशन हुआ, मीटिंग हुई, बैठक हुई। इसमें जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इसके प्रेसिडेंट थे। लाहौर सेशन में डिसाइड किया गया कि अब हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, स्वराज नहीं चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। यानी कि अब कोई भी हम ऐसी गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे जिसमें ब्रिटिश इंडिया के या अंग्रेज भी या इंग्लिश मैन भी पार्टिसिपेट करें। अब टोटल जो हमारी गवर्नमेंट बनेगी, चाहे सेंटर में बने, चाहे स्टेट वाइज बने, चाहे प्रोविंशियल बने, वोट करने वाले भी इंडियन होंगे, चुने जाने वाले भी इंडियन होंगे और गवर्नमेंट पे ऊंचे पोस्ट पे भी इंडियन लोग ही बैठेंगे। कंप्लीट स्वराज, पूर्ण स्वराज का घोषणा, डिक्लेरेशन कर दी गई। और पहली बार 26 जनवरी 1930 को देश का जो ट्राइकलर था, जो झंडा था, तिरंगा, वो फहराया गया। और झंडा का फहराया जाना खुली चुनौती थी, ओपन चैलेंज था ब्रिटिश इंडिया को, ब्रिटेन वालों को, कि देखिए अब हम आपकी कोई और बदमाशी बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस लेकर के रहेंगे। ये आंदोलन कब शुरू हुआ? 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम छोड़ दिया और अपने कुछ हेल्पर्स के साथ, कुछ सत्याग्रही, कुछ सहयोगियों के साथ डांडी की तरफ चल दिए। डांडी क्या था? वेस्टर्न गुजरात में डांडी समुद्र का एक किनारा था, वहाँ वो गए। वहाँ जाकर के उन्होंने क्या किया, इस सी वाटर को बॉईल करके सॉल्ट बनाया, नमक बनाया और नमक का कानून तोड़ दिया। नमक का कानून क्या था? सॉल्ट लॉ क्या था कि इससे पहले जो भी सॉल्ट बनाते थे वो अंग्रेज बनाते थे, ब्रिटिश इंडिया बनाती थी और हम ही को
बेचा करते थे वो। तो सिविल डिसोबीडियंस जो आपका मूवमेंट था, उसमें नई चीज़ क्या थी कि अब आराम से बिना किसी भेदभाव के कानून जो भी अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए थे वो सब कानून तोड़े जा रहे थे। ये डिसओबीडियंस मूवमेंट था, यानी कि आज्ञा न मानने वाला। जो भी ब्रिटेन सरकार कहती, जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती, ये लीडर उसको नहीं मानते थे। और जो भी फेवर वाले कानून थे उस सब कानून को तोड़ा गया। जैसे गांधी जी ने खुद एक कानून तोड़ा कि इंडियंस कंपनी नमक नहीं बना सकती, सॉल्ट नहीं बना सकती। गांधी जी ने नियम तोड़ा और नमक बना करके दिखा दिया। तो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में, सभी चीज़ों में जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों की दखल, सीधा डिस्टर्बेंस रहता था अंग्रेज़ों का, उन सब चीज़ों को मानने से टोटल इनकार कर दिया गया। ये भी मूवमेंट आपके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के जैसे बहुत ही तगड़ा मूवमेंट था। पूरे इंडिया वाइड इसका असर पड़ा और 65,000 लोगों को ब्रिटेन सरकार ने अरेस्ट किया, ब्रिटिश पुलिस वालों ने अरेस्ट किया। इतना बड़ा आंदोलन हो गया था ये। उसी बीच गांधी जी इतने बड़ी मात्रा में जो लोग अरेस्ट हुए थे 65,000, उनको छुड़ाने के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं सुन रही थी। एक मौका गांधी जी को मिला कि ब्रिटिश गवर्नमेंट गांधी जी को लंदन बुलाना चाहती थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बात करने के लिए कि कैसे प्रोविंशियल इलेक्शन कराया जाए और कैसे इंडियन लोगों को गवर्नमेंट में शामिल किया जाए। इसी बीच इरविन नाम का एक लॉर्ड इरविन था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऑफिशियल था। उसने इनके सामने गांधी इरविन पैक्ट का प्रस्ताव रखा, जिसे गांधी जी ने मान लिया। हुआ ये कि गांधी जी जाएंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे और यहाँ जो 65,000 जो प्रिजनर थे, जो लोगों को कैद किया गया था ब्रिटेन द्वारा, उन सत्याग्रहियों को छोड़ दिया जाएगा। दरअसल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसके मुकाबले एक चाल चली थी। जैसे ही गांधी जी इंग्लैंड गए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए, वैसे ही 65,000 कैदियों को तो आज़ाद किया गया, लेकिन बहुत से जो बड़े लीडर थे, जो गांधी जी का स्थान ले सकते थे, जो आगे मूवमेंट को लीड करने वाले थे, उन सभी मेन बड़े बड़े लीडर्स को उठा करके अंग्रेज़ों ने जेल में डाल दिया। गांधी जी जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि वही एक अकेले बचे हुए हैं। जितने बड़े से बड़े लीडर थे कांग्रेस पार्टी के, सबको उठा करके अंग्रेज़ों ने जेल में डाल दिया था, लेकिन जो कैदी हुए थे उनको छोड़ दिया गया था। अब अगली हेडिंग आपकी है कम्युनल अवार्ड। दरअसल अंग्रेज क्या क्या चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी की यूनिटी टूट जाए और टूटने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी कई टुकड़ों में बंट जाए। तो मेन जो भी आपके कैटेगरी थे, सोशल जो कैटेगरी थे, जो दलित थे, ब्राह्मण थे, बाकी लोग थे, उनको एक एक करके तोड़ने का प्रयास किया गया अंग्रेज़ों द्वारा। अंग्रेज़ों ने क्या किया कि भीमराव अंबेडकर से मिले, वो कुछ बातचीत हुई। भीमराव अंबेडकर साहब क्या चाहते थे कि उनके जो दलित समाज के लोग थे उनके लिए अलग से इलेक्टोरल चाहते थे, यानी उनके लिए इलेक्शन के लिए अलग से एक जो है कि बने, जो जिसमें केवल दलित लोग खड़े हों और उनके कल्याण के लिए भी काम हो। गांधी जी इस चीज़ के खिलाफ थे, क्योंकि गांधी जी अंग्रेज़ों की चाल को समझते थे, क्योंकि अंग्रेज एक कैटेगरी को भड़का करके दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करते थे। इससे पहले अंग्रेज मुस्लिमों को हिंदुओं के खिलाफ भड़का करके मुस्लिम लीग बनवाने में सफल अंग्रेज हो गए थे। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में मुस्लिम कम्युनिटी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, बहुत कम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। नॉन कॉपरेशन में तो कम्युनिटी ने भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस में उनका पार्टिसिपेशन बहुत कम था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलितों के लिए, दलित कास्ट के लिए अलग इलेक्टोरल की मांग पे डटे रहे और आखिरकार 1932 में गांधी जी को एक दस्तावेज पे साइन करना पड़ा और अम्बेडकर की बात माननी पड़ी, जिसको पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, पूना समझौता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये समझौता पूना में हुआ था, अम्बेडकर और गांधी के बीच हुआ था, इसलिए इसे पूना पैक्ट कहा जाता है। इस समझौते के अनुसार, इस पूना पैक्ट के अनुसार दलितों के लिए भी अलग से, शेड्यूल कास्ट के लिए, दलित के लिए अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम अपनाया जाएगा। लेकिन इस घटना के बाद, इस इंसिडेंट के बाद धीरे धीरे जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो आपका कमज़ोर होता चला गया और अप्रैल 1934 में इस आंदोलन को, मूवमेंट को फाइनली सस्पेंड कर दिया गया। आइए आगे बढ़ते हैं अगले हेडिंग की तरफ, जिसका नाम है द सेकेंड वर्ल्ड वार एंड क्रिप्स मिशन। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वार जब शुरू हुआ 1939 के आस या 1940 के आसपास से शुरू हुआ और 1945 तक चला। तो 1939 जब ये शुरू हो रहा था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि इसमें इंडियन सोल्जर्स को भी शामिल करते हैं और इंडियन सोल्जर्स भी ब्रिटेन की तरफ से जगह जगह लड़ने जाएंगे। सिंगापुर, मलेशिया, जहाँ जहाँ इनकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ इनको लड़ने के लिए भेजा जाएगा।
तो 1942 में, मार्च 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टैफोर्ड क्रिप्स नाम के आदमी के लीडरशिप में एक मिशन भेजा इंडिया, यहाँ के कांग्रेस के नेताओं को मनाने के लिए कि वे अपने सैनिकों, इंडियन सैनिकों को भी, इंडियन सोल्जर्स को भी बाहर लड़ने भेजें ब्रिटेन की तरफ से। तो इसलिए स्टैटफोर्ड क्रिप्स के नाम से इस मिशन का नाम पड़ा, स्टैट क्रिप्स मिशन इसका नाम पड़ गया, ठीक है। लेकिन कांग्रेस ने इसको सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि हमारे कोई सैनिक नहीं जाएंगे और कांग्रेस पार्टी कोई हेल्प आपको नहीं करेगी, आप अपने स्तर से लड़िए, ये ब्रिटेन की लड़ाई है, इंडिया की लड़ाई नहीं है, हम तो गुलाम हैं, तो जैसे चाहे वैसे आप लड़िए, लेकिन हमारे सोल्जर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लिबरल लोगों ने, हिंदू महासभा लोगों ने, सिख लोगों ने, सभी ने ऑलरेडी इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया था। तो अंग्रेज़ों की दाल यहाँ भी नहीं गली। दरअसल यही पैंतरा उन्होंने 1921 के फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी अपनाया था और ये इंडियन लोगों को लालच दिया कि आप हमारी तरफ से लड़ने चलिए, हम जब जीत कर के आएंगे तो आपको कुछ छूट दे देंगे, आप पे जो अत्याचार हम कर रहे हैं उसमें कमी कर देंगे। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार वाले मामले में उन्होंने कुछ नहीं किया और अत्याचार पर अत्याचार करते चले गए। उसी से इंडियन लोगों ने सीख ली थी कि अब ब्रिटेन वालों पे कभी भरोसा नहीं करना है। जब क्रिप्स मिशन फेल हो गया तो कांग्रेस अच्छी तरीके से समझ चुकी थी कि ये बस मिशन पे मिशन भेजेंगे, कमीशन पे कमीशन भेजेंगे ये, लेकिन हमें ये इतनी जल्दी इंडिपेंडेंस नहीं देंगे, हमें इतनी जल्दी फ्री नहीं करने वाले हैं। तो महात्मा गांधी ने अपने जीवन का लास्ट जो मूवमेंट था, क्विट इंडिया मूवमेंट, उसको स्टार्ट किया 1942 में। क्रिप्स मिशन के लौटने के बाद कांग्रेस ने इसी को डिसाइड किया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी थी पहले से ही, उसकी मीटिंग हुई। गांधी जी ने लोगों को इंस्पायर किया और एक स्लोगन दिया, नारा दिया, डू और डाई, करो या मरो, ठीक है, या तो हम इंडिया लेके रहेंगे या तो हम मरेंगे। गांधी जी आगे उसमें जो है कि बहुत सारी चीज़ें जोड़ते चले गए कि कांग्रेस को स्लेवरी से आज़ाद होना है, ब्रिटेन की स्लेवरी से, गुलामी से इंडिया को आज़ाद होना है, और हर तरफ क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन फैल गया, पूरे नेशन वाइड फैल गया और बहुत ज़बरदस्त इसका इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन 1944 आते आते ये जो आपका क्विट इंडिया मूवमेंट था ये कमज़ोर पड़ गया और 1944 तक ये मूवमेंट टोटली दब गया, टोटली मूवमेंट ये समाप्त हो गया। अब आते हैं अगली हेडिंग की तरफ जिसका नाम इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आज़ाद हिंद फौज की स्टैब्लिशमेंट किया था। हुआ ये कि मार्च 1941 में अंग्रेज़ों ने उनको पकड़ लिया था और पकड़ करके उनको अपने घर में ही नज़रबंद कर दिया था। किसी तरीके से बोस वहाँ से भाग निकले और काबुल होते हुए, वे कोलकाता के जेल से आज़ाद हो गए, काबुल होते हुए वो चले गए जर्मनी, बर्लिन चले गए, उन्हें जर्मनी जाना था। और जर्मनी जाकर के वो हिटलर से मिले, हिटलर से उन्होंने सहायता की बात की। हिटलर ने कहा कि भाई हम तो आपसे बहुत दूर हैं, लेकिन हमारा जो फ्रेंड मित्र है जापान, वो तो आपके लगभग एक तरीके से पड़ोसी के हैं, क्योंकि एशिया में जापान है, जापान से आपको सहायता मिल जाएगी, आपको हेल्प मिल जाएगी। तो ये बर्लिन गए, सिंगापुर गए, बहुत जगह गए। वो इन जगहों पे क्यों गए? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में, ठीक है, या उसके बीच में वार में बहुत सारे इंडियन सैनिक भी लड़ने गए थे। तो कुछ सैनिक वहाँ पे पकड़े गए थे और कुछ सैनिक भटक रहे थे। तो वहाँ की जेलों से इंडियन सैनिकों को आज़ाद कराया, फ्री कराया और मिला करके हज़ारों की संख्या में मिला करके एक उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जापानी आर्मी ने सिंगापुर को कब्जा कर लिया था। उसके बाद से चाइना का जो सबसे बड़ा हिस्सा मंचूरियन प्रांत है उसको कब्जा कर लिया था और म्यांमार पे ये कब्जा कर लिए थे। तो आज़ाद हिंद फौज के सैनिक जापानी सेना से, जापानी आर्मी से मिल गए, जुड़ गए और उन लोगों ने मिल कर के नागालैंड के रास्ते कोहिमा पे अटैक किया, कोहिमा को अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन बेमौसम बरसात शुरू हो गई और खाने पीने के जो सामान थे वो उन तक नहीं पहुंच पाई और उसी बीच जो है कि अमेरिका ने जापान पे बहुत गहरा अटैक किया। अटैक करने के बाद से जापान वर्ल्ड वार हार गया और जापान धीरे धीरे जाने लगा। तो जापान से खाने पीने का सामान जो रसद था वो पहुंच नहीं पाया, इसलिए इन आईएनए के जो सोल्जर्स थे वो कोहिमा में ही घिर करके रह गए, वहाँ से आगे वो नहीं बढ़ पाए। उसके बाद से 1947 में माउंटबेटन इंडिया को फ्री करने का प्लान लेकर के आए। माउंटबेटन के हिसाब से इंडिया को पाकिस्तान और इंडिया दो कंट्री में डिवाइड कर दिया जाए और इंडिया को फ्री कर दिया जाए।
ठीक है। तो ये काम जो है कि 1947 को हुआ। 15 अगस्त 1947 को हमको फ्री कर दिया गया। इंडिया एक फ्री इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई। ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना ने जिद करके नया पाकिस्तान, अपने मुस्लिमों के लिए एक पाकिस्तान नामी कंट्री बनवा ली। देश दो टुकड़ों में बंट गया और हमें इसी तरीके से हमें क्या मिल गई, इंडिपेंडेंस मिल गई। यहाँ आपका चैप्टर फिनिश होता है। बहुत ही लंबा वीडियो था, क्योंकि चैप्टर ही लंबा था तो वीडियो लंबा बनना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। इससे अगर आपको नॉलेज मिली हो तो भी आप इसको लाइक करें, और बिना चैनल को सब्सक्राइब किए बेल आइकन दबाए आप यहाँ से ना जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।